अपने को क्या पढ़ना है, तो क्लास 11th में सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो है IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। दूसरा टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा आइसोमेरिज्म। तीसरा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ऐसे NCERT के हिसाब से 2 ही चैप्टर्स हैं, सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। बट जब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पूरा क्लियर नहीं करके रखते हो तब तक फिर आपको आगे के रिएक्शंस और जो 12th क्लास के चैप्टर्स उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो अब देखो यार, तो पहला चैप्टर है हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, यहाँ पे नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ बेसिक डिटेल्स दूंगा, ठीक है। कारण है कि भैया यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं ना, तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रो वाला पार्ट है वो भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहला पार्ट हमारा रहेगा ना, पहला सब टॉपिक मैंने बस इंट्रो लिखा है, एक्चुअली इट इज इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। पूरा कवर है ना। तो अब देखो मामला क्या है कि इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहली मतलब मैटर क्या होता है कि भाई लोगों को सबसे पहले ऐसा लगा था, एक थियरी थी जिसे कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे प्रेडिक्शंस थे कि भाई कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बनाया जा सकता है ना। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अलग हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड अलग हैं, उनके बीच कोई भी कोरिलेशन नहीं है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनता है, मतलब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पार्ट होगा या एक लिविंग मॉलिक्यूल होगा। और जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो ऑर्गेनिक मटेरियल से बिल्कुल ही अलग हैं, उनके बीच में आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके बाद, ठीक है, फ्रेडरिक होलर ने सबसे पहले, ठीक है, यूरिया बनाया और वहाँ से बातें शुरू हुई कि भैया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी निकाले जा सकते हैं या बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात कि शुरुआत में ऐसा लगा कि जो केमिकल कंपाउंड्स हैं वो 2 तरीके के होंगे, ठीक है। मतलब ये क्या हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं और दूसरी चीज क्या देखने को मिलेगी बच्चा, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं। तो पहली बात कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं और दूसरी चीज की ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहने का मतलब कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, है ना। मैटर बोलूं या मटेरियल बोलूं, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि नॉन लिविंग मटेरियल्स से बनाए गए, ठीक है, या नॉन लिविंग मटेरियल्स को बनाते हो, ऐसा समझ लो, ठीक है, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, जो हम लोग ऑलरेडी उधर पढ़ के आए हैं केमिकल बॉन्डिंग में, पीरियोडिक टेबल में जितने कंपाउंड्स आए थे, ठीक है। अब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे कंपाउंड्स हैं, बहुत बेसिक से मैं चीज़ों को शुरू कर रहा हूँ, है ना, ध्यान से समझना। कंपाउंड्स obtained from living organisms, है ना। तो ऐसे कंपाउंड जो कि किसी नॉन लिविंग मटेरियल से निकाले गए हों वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह दिए गए,
और ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकाले जा सकते हैं उनको क्या कहा गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह दिए गए। ठीक है, सबसे पहले इस तरह का ये जो कंसेप्ट था कि भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड अलग हैं, दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये बर्जीलियस नाम का एक साइंटिस्ट था, एक्चुअली सही मायने में ये लोग साइंटिस्ट नहीं थे, ये फिलोसोफर्स थे। उस टाइम पे ऐसे साइंटिस्ट्स नहीं हुआ करते थे, जो भी थे वो फिलोसोफर्स ही थे। ठीक है, तो बर्जीलियस ने क्या किया, एक थियोरी दी थी, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बर्जीलियस ने एक थियोरी दी, ठीक है, जिसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, वाइटल फोर्स थ्योरी, है ना। ठीक, तो बर्जीलियस ने एक थ्योरी दे रखी थी, कौन सा, वाइटल फोर्स थ्योरी। और ये थ्योरी क्या कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक मटेरियल्स, है ना, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ कहाँ से ऑब्टेन होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल से ऑब्टेन होगा, उसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस बर्जीलियस के वाइटल फोर्स थियोरी के हिसाब से बात क्या थी कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड from organic materials, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल्स, है ना। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन्हें सिर्फ और सिर्फ किससे बनाया जा सकता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स से ही बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक, अब आगे की बात समझना। ठीक, तो ये बात गलत कब हुई, ठीक है, तो एक दूसरा साइंटिस्ट आया, जिसका नाम था फ्रेडरिक होलर। ठीक है, और इस फ्रेडरिक होलर ने क्या किया, फ्रेंच साइंटिस्ट था। ठीक है, इसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, अमोनियम साइनाइड। ठीक है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अमोनियम साइनाइड जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, उससे इसने यूरिया बना दिया, जो कि क्या था, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ठीक है, तो फ्रेडरिक होलर ने सबसे पहले क्या किया कि कंपाउंड लिया अमोनियम साइनाइड, ठीक है, NH4Cn, ठीक है ना, और अमोनियम साइनाइड को उसने हीट किया। ठीक है, और हीट करके क्या बना दिया इसने, अमोनिया बना दिया। ठीक है, अमोनिया क्या होगा बेटा, NH2CO NH2, ये हो गया यूरिया। तो अमोनियम साइनाइड से इसने क्या बनाया, यूरिया बनाया, जो कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था फ्रॉम एनी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से फ्रेडरिक होलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, जो कि वाइटल फोर्स थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, और इसने वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कार्ड करा। ठीक है ना, नोट करो जल्दी से, चलो ठीक है ना। अब देखो भाई, पहली बार तो किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड होलर ने बनाया। ठीक है, होलर ने क्या बनाया, यूरिया बनाया। ठीक है, इसके बाद भी कई साइंटिस्ट्स और आए हैं जिन्होंने इनऑर्गेनिक मटेरियल से, है ना, कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए। बस हमें साइंटिस्ट का नाम याद रख लेना है और किसने क्या बनाया था वो थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे सबसे पहले कॉल्ब ने, है ना, ठीक है, इसको कॉल्ब पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉल्ब ने एसिटिक एसिड सिंथेसाइज किया
उसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उनसे, ठीक है। तो कॉल्व सिंथेसाइज्ड acetic acid from its basic elements, ठीक है। तो कॉल्व ने सबसे पहले, है ना, एसिटिक एसिड के बेसिक एलिमेंट से एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज करा, ठीक है। इसी तरह से एक और साइंटिस्ट का नाम आएगा बर्थेलॉट, है ना, इसने मीथेन सिंथेसाइज किया था, ठीक है। तो हमें बस साइंटिस्ट का नाम ध्यान में रखना है थोड़ा सा। बर्थेलॉट ने क्या बनाया? मीथेन, ठीक है ना। एसिटिक एसिड का बेटा फॉर्मूला पता ही है ना, CH3COH मीथेन CH4 हो गया, ठीक, ठीक है। तो हो हाँ, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक ठीक। तो मामला क्या है कि सबसे पहले होलर ने यूरिया सिंथेसाइज किया, इसके बाद फिर कोल्व ने एसिटिक एसिड सिंथेसाइज कर दिया और बर्थेलॉट ने मीथेन बना दिया। इससे बातें क्लियर होने लगी कि भैया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको इनऑर्गेनिक कंटेंट से बनाया जा सकता है, मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो गलत है, ठीक है। कोई दिक्कत है ना। तो इससे ये बात बड़ी क्लियर हो गई कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो बर्जीलियस ने दिया है ना, ठीक है, और सब मांग रहे थे बहुत दिन से, ठीक। तो ये बात को क्या हो गया कि भाई ये बात जो है वो गलत है, वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत करार दे दिया गया, ठीक। नेक्स्ट अब आते हैं, है ना, कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ठीक है ना। छोटी छोटी बात है, कार्बन की प्रॉपर्टीज़, मतलब आज मैं सिर्फ बेसिक चीज़ों को कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ाऊँगा नहीं, ठीक है। तो जो थोड़े थोड़े इंट्रोडक्टरी पार्ट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उसको हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, तो दूसरा टॉपिक लिख लेना, फर्स्ट सब टॉपिक इंट्रो था, सेकेंड सब टॉपिक में आइएगा सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है। ये समझ लो कि क्लास 10th वाली बातें ही चलेंगी, ठीक। पहला कैटेनेशन, है ना। कैटेनेशन आपने 10th में पढ़ा होगा, है ना, कार्बन की प्रॉपर्टी में कि किसी भी एलिमेंट की एक, ऐसे तो सिलिकॉन में भी कैटेनेशन है ना, तो किसी भी एलिमेंट की एक ऐसी प्रॉपर्टी, है ना, जिसके द्वारा वो अपने ही एलिमेंट्स के साथ मिलकर एक लॉन्गर चेन डेवलप कर सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैटेनेशन कहते हैं, है ना। तो द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू लिंक विथ वन अनदर, है ना। कैटेनेशन क्या है भाई? प्रॉपर्टी एलिमेंट की, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट है ना टू लिंक विथ वन अनदर, है ना। द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू लिंक विथ वन अनदर, है ना, फॉर्मिंग अ चेन ऑफ आइडेंटिकल एटम्स, ठीक। फॉर्मिंग अ चेन ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। आइडेंटिकल एटम्स माने एक ही एटम्स के कंटिन्यूअस चेन बनाने की जो क्षमता है, जो प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की। बेसिकली हम कैटेनेशन पढ़ते किसके लिए? कार्बन के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसे ही क्या कह दिया गया
कि भैया ये प्रॉपर्टी को क्या कह रहे हैं, कैटेनेशन कह रहे हैं, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कार्बन का एटम जो है वो एक लॉन्ग चेन इस तरह से बनाता है ना जी। तो ऐसे ये एक लॉन्ग चेन कार्बन बना सकता है, ठीक। और इसी प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया है, कैटेनेशन दिया है, ठीक। नेक्स्ट इज, ठीक, अगली प्रॉपर्टी, अगला डेफिनेशन हम आते हैं। ये सब आपने 10th में पढ़ ही रखा है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। टेट्रावैलेंसी कहने का मतलब कार्बन की कोवैलेंसी कितनी होती है जी, 4 होती है ना। बॉन्डिंग में हमने पढ़ा ही था, ठीक है। तो टेंडेंसी टू फॉर्म फोर बॉन्ड्स by an atom of carbon in a compound, है ना, ठीक है। कार्बन के किसी भी एक कंपाउंड में कार्बन की जो टेंडेंसी है 4 बॉन्ड बनाने की, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंसी कहते हैं। ये तो 10th वाली ही बातें हैं, ठीक। नेक्स्ट इज होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा होमोलोगस सीरीज, ठीक है। अ सीरीज ऑफ सिमिलरली कंस्टिट्यूटेड कंपाउंड, है ना, अ सीरीज ऑफ सिमिलरली constituted compounds which differs by CH2, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन से डिफर होते हैं, है ना, फ्रॉम ईच अदर showing similarity in their chemical properties, ठीक है। तो एक कंपाउंड्स का, एक सिमिलर टाइप के कंपाउंड्स का, है ना, एक ऐसा सीरीज जो कि कंपाउंड जिनमें एक दूसरे से किस बात से वेरी करते हो, CH2 से वेरी करते हो, है ना, और जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी में हमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती है ना, क्योंकि उनका फंक्शनल ग्रुप हमेशा क्या होगा, सेम होगा, है ना। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, है ना, सभी CH2 से डिफर कर रहे हैं, है ना, और सभी में क्या हमको देखने को मिलेगा, सभी का केमिकल प्रॉपर्टी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक है। अब अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अल्केन्स को ले लो, ठीक है। मीथेन, इथेन, अरे बात कितने से डिफर किया, CH2 से डिफर किया, है ना। प्रोपेन कितने से डिफर कर रहा है, CH2 से डिफर कर रहा है। ब्यूटेन कितने से डिफर किया, CH2 का डिफरेंस है ना। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन हो गया। और कोई फंक्शनल ग्रुप वाला एग्जाम्पल लेना है, ले लो भैया, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, है ना, ठीक है।
फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब एटम और द ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच डिसाइड्स द केमिकल नेचर और द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो एक एटम या एटम का ग्रुप जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद होगा और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगा, उसे क्या कहा गया? फंक्शनल ग्रुप कहा गया, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या कह सकते हैं? द एटम और ग्रुप ऑफ एटम which is present in an organic compound and decides its केमिकल एंड नॉट ओनली केमिकल, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिसाइड होती हैं। तो दोनों ही लिख दिया मैंने, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन है, तो बहुत टेक्निकल भी जाना नहीं है इसमें, ठीक है। डिसाइड्स इज केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करने वाले कोई ऐसे एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद होते हैं, उनको क्या कहा गया है? फंक्शनल ग्रुप्स कहा गया है। क्लियर है मामला? ठीक। नेक्स्ट, होमोएटॉमिक, ठीक है। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में या किसी भी, ऐसा समझो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन चेन में अगर हमें सिर्फ कार्बन ही देखने को मिलता है तो वो क्या कहलाएगा? होमोएटॉमिक कहलाएगा। और वही अगर कार्बन के अलावा नाइट्रोजन आ जाए या बीच में ऑक्सीजन आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हेटेरोएटॉमिक, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि भाई द कंपाउंड्स, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which the carbon chain is made up of only carbon and हाइड्रोजन एटम्स, है ना। मेड अप ओनली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर कॉल्ड होमोएटॉमिक। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? हेटेरोएटॉमिक। अच्छा, एग्जांपल लिख देता हूं। जो भी अभी हमने पढ़ा वो सभी क्या है? होमोएटॉमिक ही तो है। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया साइक्लोहेक्सेन, है ना, या ब्यूटेन ले लो, बेंजीन ले लो, ठीक है। आई बात सुन, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया ब्यूटेन, ये हो गया बेंजीन, ठीक है। ये सभी क्या हो जाएंगे? होमोएटॉमिक वाले हो जाएंगे, ठीक। ठीक है। हेटेरोएटॉमिक कहने का मतलब ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, जिसके कार्बन चेन में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम आ जाए। अरे बात समझ में, ठीक है ना। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें हम कह सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कोई एटम आ जाए तो उसे हम लोग क्या कह देंगे? हेटेरोएटॉमिक कह देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे? द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच द मेन चेन contains
एटम्स डिफरेंट देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या आ गया, नाइट्रोजन बीच में आ गया ना, ठीक है। तो बेंजीन की जगह पे एक कंपाउंड को हटा के नाइट्रोजन आ गया, ठीक है। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, पिरिडीन कहते हैं, ठीक है। ठीक, इसी तरह से एक और कंपाउंड देखने को मिलेगा, इसको फ्यूरान कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई सारे और कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन चेन के जगह पे कोई दूसरा कंपाउंड आ जाए, है ना, कोई दूसरा एटम आ जाए मेन चेन में, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, हेटेरोएटॉमिक कह देंगे, ठीक। अगला है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका होमोएटॉमिक, हेटेरोएटॉमिक, ठीक। नेक्स्ट लास्ट डेफिनेशन, आइसोमेरिज्म। ऐसे तो आइसोमेरिज्म पूरा चैप्टर पढ़ना है आपने, बट डेफिनेशन या बेसिक डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कर रहे हैं, ठीक है। ठीक, तो बेटा 10th क्लास में आप लोग पढ़ते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो उसको आइसोमर कह देते हैं। बट ये बात थोड़ी सी गलत है। बात क्या है कि स्ट्रक्चर सेम होने के बाद भी कंपाउंड आइसोमर हो सकते हैं। आइसोमर का सीधा मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, दैट्स इट, ठीक है। बाकी वो डिफ़र किस बात में करते हैं, अपनी किसी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफ़र कर जाते हैं, ठीक है। तो दो अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा समझो कि दो अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका कि केमिकल फार्मूला सेम है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, आइसोमर बोल देते हैं, ठीक है। वही इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हमने आइसोमॉर्फस पढ़ा था, है ना, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि भाई टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग, ऐसे टू और मोर लिख लो, टू क्यों लिखोगे, आइसोमर जरूरी थोड़ी कि दो ही में होगा। टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different chemical and physical properties, है ना। अब देखो ये आइसोमर्स दो तरह के हो जाते हैं, एक हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा हो गया स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, तो वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमर, दूसरा स्टीरियो आइसोमर, है ना। आज मैं सिर्फ समझ लो कि 10th से कनेक्ट कर रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ठीक है। तो जो आपने पढ़ा था ना 10th में कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर से बेसिकली, ठीक है। और स्टीरियो आइसोमर में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है और स्ट्रक्चर भी सेम हो जाता है, ठीक है। वो हाँ वो ओरिएंटेशन में डिफर करते हैं, ठीक है, ठीक। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस थे, है ना, इंट्रोडक्शन, बेसिक डेफिनेशन। थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई कर लेते हैं, है ना। तो हमारा बेसिक वाला पार्ट आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर कल मैं सीधे नोमेनक्लेचर पे आऊँगा। अब देखो जी, रे बच्चा, ठीक। अब क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे। एक ओपन चेन वाले हो जाएंगे, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा,
क्लोज चेन वाले या साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर लेते हैं। ऐसे जब हम आगे जो भी चैप्टर पढ़ेंगे ना, चाहे हाइड्रोकार्बन पढ़ें या हेलोजन डेरिवेटिव पढ़ेंगे, ऑक्सीजन डेरिवेटिव पढ़ेंगे, नाइट्रोजन डेरिवेटिव, 12th में जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर होंगे सारे चैप्टर में क्लासिफिकेशन अलग से पढ़ना है, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है ना। यहाँ हम एक जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मामला क्या है, इसे दो कैटेगरी में क्लासीफाई कीजिए। पहला ओपन चेन और एसाइक्लिक और दूसरा क्लोज चेन एंड साइक्लिक। ठीक है, तो पहला हो गया ओपन चेन और इसी को क्या कहेंगे, एसाइक्लिक, है ना। ओपन चेन और एसाइक्लिक। ठीक है, और दूसरा इधर हमारा क्या आ जाएगा, क्लोज्ड चेन और इसी को क्या कहा गया बेटा, साइक्लिक। ठीक है, तो जिसका जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा, है ना, उसको हमने एक कैटेगरी में रख लिया और उधर क्या कर दिया, जो क्लोज चेन स्ट्रक्चर वाले उसको एक साइड कर दिया। ठीक है, ओपन चेन वालों की बात की जाए तो ओपन चेन वाले दो कैटेगरी में आएंगे, एक ऐसा जिनमें खाली सिंगल बॉन्ड है और एक ऐसा जिसमें कहीं डबल बॉन्ड आ गया हो या ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो ओपन चेन वाले दो कैटेगरी के होंगे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड की बात करोगे तो सैचुरेटेड कहने का मतलब ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, ओनली कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और अनसैचुरेटेड में एनी, जरूरी नहीं कि सारे, है ना, एनी कार्बन टू कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जैसे मान लो ब्यूटीन है ना, ब्यूटवानीन, तो उसमें क्या है कि भैया सारे सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, तो वो अनसैचुरेटेड में आ गया। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि सैचुरेटेड इसमें सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या हो, सिंगल हो, और अनसैचुरेटेड मतलब कि कोई एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्लोज्ड चेन वाले में अभी मैंने बताया कि ये साइक्लिक होंगे। ठीक है, अब साइक्लिक में दो कैटेगरी मिलेगा, एक होमोसाइक्लिक और दूसरा हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब समझ में आ गया कि जिसका पूरा साइकिल कार्बन का ही बना हो वो होमोसाइक्लिक, और हेटेरोसाइक्लिक जिसमें कि कोई डिफरेंट एटम आ गया हो वो हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, तो भाई इसमें फिर दो कैटेगरी मिलेगा, होमोसाइक्लिक और दूसरा बच्चा हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या है जी, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो सिर्फ क्या मिलेगा, कार्बन, ये कार्बन ब्रैकेट जैसा दिख रहा है ऐसे, तो है ना, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, और इसमें एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। ठीक है, आई बात समझ में। तो होमोसाइक्लिक मतलब एक ऐसा साइकिल जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होगा, और हेटेरोसाइक्लिक ऐसा जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, है ना। ठीक, नेक्स्ट मामला आते हैं। ठीक है, अब क्या है, होमोसाइक्लिक भी, ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड में डिवाइडेड है, और हेटेरोसाइक्लिक भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में डिवाइडेड है। मतलब एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक दोनों में ही मिलेगा। तो होमोसाइक्लिक में भी दो कैटेगरी हो जाएगी, एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक, है ना।
और यहाँ पे भी दो कैटेगरी, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, है ना। ऐसे जीओसी में पूरे एक टॉपिक ही हम लोग पढ़ते हैं एरोमेटिसिटी का, ठीक है ना। तो वहाँ सारे एरोमेटिक कंपाउंड डील हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ खाली बस नाम समझ लेना, ठीक है, क्योंकि एरोमेटिसिटी के अलग अलग कंडीशंस हैं, है ना। तो कोई एक लाइन में मैं एरोमेटिक कंपाउंड समझा नहीं सकता हूँ, ठीक है। ऐसे एक लाइन में समझना है तो समझ सकते हो कि कुछ ऐसे अल्ट्रा स्टेबल कंपाउंड्स जिनका एक खास फ्रेग्रेंस होता है उनको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ये एक लाइन की बात है, बट इससे कुछ क्लियर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो जो होमोसाइक्लिक एरोमेटिक है, ठीक है, ये होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक का तो कोई कैटेगरी नहीं। एलिसाइक्लिक मतलब साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन ये सब आ गए, ठीक है। जो होमोसाइक्लिक में एरोमेटिक है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक के दूसरे कैटेगरी नहीं मिलेंगे, लेकिन जो होमोसाइक्लिक है एरोमेटिक में, ठीक है, तो होमोसाइक्लिक एरोमेटिक दो कैटेगरी के होंगे, एक बेंजानॉइड और दूसरा नॉन बेंजोनाइड। बेंजोनाइड माने जो बेंजीन से ही बना हो, और नॉन बेंजोनाइड माने जो बेंजीन से नहीं बना हो, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक एरोमेटिक ये दो कैटेगरी के हैं, बेंजीनॉइड्स और ये नॉन बेंजीनॉइड्स, ठीक है। अब बेंजीनॉइड्स की बात करोगे, बेंजीन को तो पहचानते हो ना यार, बॉन्डिंग में पढ़े हैं ना। ये कंपाउंड हुआ फिनॉल, ये बेंजीनॉइड है। दो को बेंजीन को एक साथ जोड़ दो, ये भी बेंजीनॉइड है, इसको नेप्थलीन कहते हैं। है ना, इस कंपाउंड को नेफ्थलीन कहते हैं। अगर ऐसा ही 3 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड होगा तो इसको एंथ्रासीन कहेंगे, ठीक है। तो ये बेंजीनॉइड हो गए। नॉन बेंजीनॉइड अभी जो मैंने हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक बनाए थे, है ना, जो पिरिडीन बनाया था, है ना, फ्यूरान बनाया था, ठीक। बाकी बहुत डिटेल में पढ़ना है हमें, अभी तो जस्ट मैं इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं, क्योंकि जब ये कंपाउंड्स आए तो आप पहचान लो एटलीस्ट। अच्छा, ये तो हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। होमोसाइक्लिक में देखो 1 2 3 4 5 6 हो रहा है क्या, 7 करना है, 1 मिनट। नॉन बेंजीनाइड होमोसाइक्लिक, वो जो बताया था प्यूरिन, फ्यूरान, पिरिडीन, है ना, तो वो सारा क्या है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है ना। यहाँ पे नॉन बेंजीनाइड होमोसाइक्लिक, तो ऐसा करो, ये हुआ 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6 7, ठीक है, हाँ ठीक है। और इसमें अपने को क्या करना होगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स लगाने होंगे। एक डबल बॉन्ड और यहाँ पे, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रोपोलोन। हाँ क्या कहा होमो में, हाँ समझो बात को, साइक्लिक मतलब रिंग का पार्ट नहीं है ना, मेन चेन का पार्ट नहीं होना चाहिए, वो तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, समझो बात को, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक होमो का मतलब क्या है कि कार्बन हाइड्रोजन मेन चेन में ना हो, ठीक है। बाकी फंक्शनल ग्रुप तो कुछ हो सकता है, उसमें दिक्कत नहीं, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक है। तो आज मैंने पूरी कोशिश की है कि भैया जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है
ठीक है, उसको क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कनेक्ट कर दूँ, ठीक है ना। उसके बाद फिर कल हम लोग सीधे नोमेनक्लेचर पे मूव करेंगे, है ना, ठीक है। कुछ छोटी छोटी बातें और हैं, ठीक है, और एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट किया हूँ, जिसको थोड़ा बहुत पीछे का प्रॉब्लम रह भी गया है तो भी अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ लो कि नया सब्जेक्ट ही स्टार्ट हुआ है ना, तो आप एकदम स्टार्टिंग से अगर ध्यान दोगे इसमें तो आपको कहीं समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर स्टार्टिंग के क्लास में अब तुम यार हर चैप्टर के स्टार्टिंग के क्लास को मिस करोगे या हर चैप्टर के स्टार्टिंग के क्लासेस में बातें करोगे तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ कम से कम एटलीस्ट सीरियसनेस रखो, ठीक है। चलो बाय बाय। हाँ, ट्रोपोलोन।